क्या अगर मैं बोलूँ कि आपकी राइटिंग से, आपकी राइटिंग स्किल से, आपकी सिग्नेचर से ना आपका फ्यूचर डिसाइड होता है या आपके करंट बिहेवियर्स को पता चलता है। ये ना बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगता था मुझे भी पहले, बट संजू राठी मैम से मिलने के बाद ये भी साइंटिफिकली प्रूवन और रियल लगता है। ग्राफोलॉजी एक ऐसा टर्म है, अगर आप समझ लो आपको ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन कभी कभी एक ऐसे वर्ड्स होते हैं ना कि आपको लगता है कि हाँ यार अब कर सकते हैं, बट अगर आयुर्वेद की नाम ले लिया, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें ना तो इतना नहीं लगता है ना, बट ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है और साथ में एस्ट्रोलॉजी के साथ भी है। आपको ये वीडियो देखना चाहिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में आप आगे क्या करने वाले हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है ना तो ये क्लियर करेगा आपको कि क्या आपको लाइफ में करना चाहिए फ्यूचर में। ठीक है, संजू राठी मैम ऑन टीओसी माइंड टॉक शो। हाउ गुड यू गाइस, दिस इज यश दोशी फ्रॉम द अनकॉमन माइंड टॉक शो। आज का एपिसोड है ना एक्चुअली पोल खोलने वाला एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ संजू राठी मैम है। थैंक यू सो मच मैम, आज आप हमारे साथ ये पॉडकास्ट के लिए। संजू राठी मैम के बारे में अगर बोलना है तो साइकोलॉजिस्ट है वे और ग्राफोलॉजिस्ट भी है और बहुत सारी ऐसी अलग अमेजिंग बातें करते हैं, और दैट्स व्हाई आज हमारे साथ बहुत अच्छा क्रेजी डिस्कशन होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, पहले तो आप यहाँ पे आए। थैंक यू यश, जो आपने मुझे ये मौका दिया है यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच मैम। तो जैसे मैम हमने इंट्रोडक्शन में जैसे ग्राफोलॉजी वर्ड की बात की, मैम मुझे समझना ये टर्म ग्राफोलॉजी एक्चुअली है क्या? ग्राफोलॉजी का मतलब होता है, ग्राफ एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है आपकी लिखावट, और लॉजी यानी सीखना। ग्राफोलॉजी एक साइंस है कि आपकी हैंडराइटिंग से आपके विषय में पूरी जानकारी लेना। मैम ये ग्राफोलॉजिस्ट जैसे मेरे लिए तो ये न्यू टॉपिक है, क्योंकि 2-3 दिन पहले हम मिले थे और तभी हमारी बात हुई थी। बट मुझे तो अभी पता चला, बट आपको कहाँ से पता चला? क्योंकि आपने जहाँ पे स्टार्ट किया रहेगा वो 1991 में एक प्रोफेसर से मिली थी मरीन ड्राइव में, और वहां से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। ग्राफोलॉजी सीखा और उसके बाद 10 साल उसमें काम किया। उसके बाद में एक बीच में ब्रेक आ गया, और उसके बाद मैंने इसको एक अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ग्राफोलॉजी यानी आपकी हैंडराइटिंग, और जब हम बचपन में ही हैंडराइटिंग को अगर इम्प्रूव करें, अच्छे तरीके से लिखना सिखा दें, तो फिर उसका पर्सनालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। तो ये सोचकर मैंने एकांशा हैंडराइटिंग परफेक्शन कोर्स के नाम से 2010 में मैंने ये कोर्स शुरू किया, और मीरा भाईंदर से शुरू होते होते पूरे देश में और अब तो विदेशों में भी है। कुल मिलाकर 350 से ज्यादा मेरे पास में टीम मेंबर्स हैं जो हैंडराइटिंग सिखाते हैं, और हैंडराइटिंग के थ्रू बच्चों की पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। मैम ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी जगह से पूरे विश्व भर में वो फैलाना, वो बहुत बड़ी बात है मैम। थैंक यू आप ये कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा काम है मेरे हिसाब से। मैम मुझे सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि स्कूल लाइफ में है ना मैम, इतना वो राइटिंग पे फोकस नहीं होता है। जैसे मेरे टाइम पे तो था कि फोकस राइटिंग, मतलब कैसा था कि मॉम ने दे दिया कि हाँ यार ये बुक है कर्सिव राइटिंग की, वो तू देख ले और करते ले। बट वो स्कूल लाइफ से वो एकदम फोकस नहीं था कि हाँ यार ये राइटिंग है ना करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमारे पर्सनालिटी वही ना कहीं कनेक्ट होती है। तो ये मेरे टाइम पे तो नहीं था, बट आज आई गेस आज के टाइम पे भी इतना नहीं है। आई गेस आपके टाइम पे था। बिल्कुल यश, आप लोगों के समय तो हैंडराइटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि एजुकेशन के नाम पर शिक्षा को थोपा जा रहा है। और हैंडराइटिंग से पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है, ये तो आजकल के स्कूल टीचर्स प्रिंसिपल्स को भी नहीं पता होता है। जब हम स्कूल्स में जाते हैं और इस विषय में बोलते हैं तो वो हमें नकार दिया जाता है। हमें नहीं हैंडराइटिंग की क्या जरूरत है, क्योंकि उन्हें उस चीज का नॉलेज ही नहीं होता है। जिसे आपने अभी बताया कि कर्सिव राइटिंग की बुक दे दी जाती है, हाँ। और उसमें आप प्रैक्टिस करो और अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि हाउ टू राइट, फॉन्ट कैसे क्रिएट करना है, ये आपको नहीं पता है।
फर्स्ट लेटर है ए, ठीक है। अभी ए को लिखने का भी एक तरीका होता है। ए को अगर आपने ओवल शेप में लिखा तो वो दैट मीन्स अगर आपने ओवल शेप में ए लिखा है दैट मीन्स आप एक एनर्जेटिक पर्सन हैं, डिसीजन मेकर हैं। अच्छा। और अगर उसी ए को आपने लेजी टाइप से लिख दिया दैट मीन्स आपके नेचर में लेजीनेस है। तो आप यही देख लीजिए कि आपकी राइटिंग का पर्सनालिटी पे कितना अच्छा असर पड़ता है। मैम आप एक इंस्टीट्यूट चला दिया है इस पर एकांसा, तो मैम ये आप स्टूडेंट को पढ़ाते रहे बट कहीं ना कहीं वो उनको करियर के हिसाब से पता चलता रहेगा ना कि हाँ यार इसमें ना ये ग्राफोलॉजिस्ट एज ए करियर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यस, ग्राफोलॉजी एक आने वाले समय में बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। आप किसी भी व्यक्ति की हैंडराइटिंग को एनालाइज करके उसके नेगेटिव ट्रेट्स को रिमूव कर सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी के नेगेटिव ट्रेट्स को रिमूव करके उसकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। फ्यूचर प्रॉब्लम्स जैसे पर्सनालिटी से कनेक्टेड होते हैं। यस, पर्सनालिटी से रिलेटेड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके नेचर में लेजीनेस है तो लेजी व्यक्ति क्या कभी सक्सेस पा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। तो उसी तरीके से और भी जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं और आप उसके लिए अपना बहुत ही अच्छा एक करियर बना सकते हैं। मैम अच्छा, ये ग्राफोलॉजिस्ट जो है एक एज ए ग्राफोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका पहले पास्ट क्या था इंडिया में या कहीं पे भी, और फिलहाल प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है? देखिए, वैसे पास्ट अगर देखा जाए तो हमारा भाषा का ज्ञान है जो बहुत बड़ा विस्तृत है। 400-450 साल पहले हमारे यहाँ महाराष्ट्र के ही एक गुरु हुए हैं स्वामी रामदास समर्थ। उन्होंने अपने ग्रंथ दास बोध में इसका जिक्र भी किया है, हस्तलेखन हस्ताक्षर, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा उन्होंने चैप्टर लिखा है। मैम बोध का मतलब क्या होता है? दास बोध एक ग्रंथ का नाम है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता होता है वैसे ही दास बोध एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ को महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में अपने घर में रखना पवित्र मानते हैं। अच्छा। और उसको रेगुलर पढ़ते भी जस्ट लाइक श्रीमद् भागवत गीता। यस, बिल्कुल। तो उस चैप्टर में लिखा गया था, लेकिन पहले मुगलों का राज रहा, फिर अंग्रेजों का राज आया और हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं दबती चली गई। लेकिन अंग्रेजों ने इस दास बोध से इस चैप्टर को उठाया और उसके ऊपर काम किया और 1920 से 4 लोगों ने मिलकर इसको एक ग्राफोलॉजी करके एक सब्जेक्ट बना दिया और लैटिन अल्फाबेट से आपकी पर्सनालिटी को कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है उसके विषय में पूरा उन्होंने उस पे काम किया है। मैम आज जैसे आपकी इंस्टीट्यूट है, मुझे जानना है वो एकांसा जो इंस्टीट्यूट है उसका स्टार्टिंग कैसा था? एकांसा का स्टार्टिंग ही बहुत ही एक मजेदार किस्सा था। मैं और मेरी एक फ्रेंड को मिलकर एक नर्सरी स्कूल खोलने का बहुत मन था, लेकिन घर से परमिशन नहीं मिल रही थी। तो 3-4 साल हमने वो खाली सपना देखा था। फिर मेरी एक तीसरी फ्रेंड ने बोला कि मेरा मीरा रोड में एक नर्सरी स्कूल चल रहा है, क्या संजू तुम उसको संभाल लोगे? मैंने कहा देखते हैं। और मैंने और मेरी फ्रेंड ने वहां से शुरुआत की। प्ले ग्रुप, नर्सरी, डे केयर सेंटर के साथ साथ सीनियर सिटीजन के लिए भी हमने एक्टिविटीज शुरू की। लेकिन यश 2007 में मेरी जिंदगी में एक तूफान आया था जिसके कारण मैं सिंगल हो गई थी। आज मैं सिंगल पेरेंट हूँ। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि मैं अपने जैसी यानी सिंगल लेडीज हैं या जो फीमेल्स कुछ काम करना चाहती हैं उनको मैं इंडिपेंडेंट बनाऊं। तो वो दिमाग में हर समय चलता था और 2010 में मैंने ये एकांसा हैंडराइटिंग का नींव डाली और जो भी फीमेल्स मेरे कांटेक्ट में आती थी उनकी स्किल को डेवलप करके और उनको इंडिपेंडेंट बनाती हूँ। और इसी सिलसिले में आज मेरे पास में एकांसा की काफी बड़ी टीम है। मैम 2 सवाल अभी मन में आया।
सबसे पहले तो ग्राफोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी है ना कहीं कनेक्टेड है, बिल्कुल बहुत ज्यादा, बहुत बिल्कुल, ज्यादा। क्योंकि दोनों ही ब्रेन के रिलेटेड चीजें हैं। बट ग्राफोलॉजी को हमारे इंडिया एजुकेशन में था नहीं। अभी मेरे ख्याल से आने वाले सालों में जब एजुकेशन पॉलिसी बदलेगी तो ग्राफोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होगा। बहुत बढ़िया मैम। दूसरी बात, आप है ना, आप साइकोलॉजी जानते हो, आप ग्राफोलॉजी से जानते हो, तो आप बार बार है ना मेरा नाम ले रहे हो यश यश, तो कहीं ना वो अटेंशन वापस सीख होता है वापस, तो कहीं ना कहीं दैट्स व्हाई आप यश यश कर रहे हो। हाँ, यश, क्योंकि आपका जो नाम होता है ना वो ऐसे ही नहीं रखा जाता किसी का भी नामकरण एक संस्कार होता है। आपके माता पिता, आपके गुरुजन या आपके घर के बड़े बुजुर्ग कुछ सोचकर आपका नाम रखते हैं, ठीक है। वो आपके कर्म के ऊपर बहुत असर करता है वो नाम हमेशा एक मीनिंगफुल होना चाहिए। हाँ। लेकिन मेरे नाम का कोई मीनिंग नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी मेरे नाम का मीनिंग नहीं है, तो वैसा नाम नहीं होना चाहिए एक्चुअली। और जो नाम आपका है वो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है। उस नाम का जो लिखने की आर्ट होती है वो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा असर डालती है। मैम मुझे जानना है, आप लास्ट टाइम हम मिले थे ना, तब आपने एक केस स्टडी जैसे बोली थी अपने स्टूडेंट्स की, एकांशा की, तो कोई एक केस स्टडी जो बहुत सुपर हो ऐसा? मेरे पास केस स्टडी तो अगर पूछोगे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आज तक में एकांशा के अंडर 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हैंड राइटिंग सिखाया है। बहुत बड़ी बात है। और इस कोर्स को करते करते अभी मतलब मुझे तो अगर आंख बंद करके भी मैं राइटिंग देखूं तो भी शायद मैं उसकी एनालिसिस कर दूं, इतना मैं राइटिंग में रच बस गई हूँ। लेकिन मैं एक आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। 2014 में मेरा एक सर्जरी होना था। सर्जरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत अचानक वो सर्जरी होनी थी। मैं ओटी में थी और डॉक्टर्स मेरी सर्जरी चालू कर चुके थे और मेरी नजर, क्योंकि ओटी में बेड के सामने एक बोर्ड होता है जो वहां के टेक्नीशियन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगने वाले हैं वो पूरी डिटेल्स वहां लिखी हुई रहती है। तो उस टेक्नीशियन की राइटिंग को मैं एनालिसिस कर रही थी। हालांकि मैं बेहोश थी, मेरा लोअर बॉडी पूरा इंजेक्शन से कर दिया गया था। और फिर भी क्योंकि मेरा ब्रेन चालू था और मेरी आंखें खुली थी मैं वो राइटिंग को एनालिसिस कर रही हूँ। मेरा 2.5 घंटे की सर्जरी के बाद जब मुझे ओटी से वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था, उस समय मैं उस राइटिंग के लिए कुछ ना कुछ बोली जा रही थी और सबने देखा कि क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि कहीं ओटी में कोई राइटिंग तो नहीं थी, ये क्योंकि राइटिंग बोल रही है। तो मेरे बेटे ने भी बोला यस, ये जो भी बड़बड़ा रही है ये राइटिंग के रिलेटेड बोल रही है। और 4 घंटे के बाद जब मुझे होश आया और उस हॉस्पिटल की ऑनर ने मेरे से पूछा कि संजू जी आप क्या बोल रहे थे, कुछ याद है? क्योंकि तब तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था, क्योंकि मैं कॉन्शियस नहीं थी और उस स्थिति में भी मैं राइटिंग एनालिसिस कर रही थी और उस टेक्नीशियन के विषय में बहुत सारी बातें उनको बताया और पता चला कि उस टेक्नीशियन की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था। उसके कारण वो डिप्रेशन में जा रहा था। और उससे मिलके उस हॉस्पिटल के ऑनर और ट्रस्टीज ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो हॉस्पिटल के भी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बहुत ही व्यक्ति की जिंदगी को बचाना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आपने अभी बताया कि साइकोलॉजी और ग्राफोलॉजी में सिमिलर होता है क्या? तो ग्राफोलॉजी बहुत जल्दी ही हमें ब्रेन के ट्रेड्स को बता देता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ब्रेन का ब्लूप्रिंट होता है हैंड राइटिंग। आपका अभी माइंड स्टेटस क्या है वो आपकी राइटिंग में तुरंत आएगा। एक और आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, लाइक आप अगर हैप्पी हैं और आप लिख रहे हैं तो आपकी राइटिंग हमेशा बहुत सुंदर आती है। या किसी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं बहुत, तो राइटिंग बहुत अच्छी आएगी। या जैसे जिस स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट पसंद है वो राइटिंग वो सब्जेक्ट अगर लिख रहा है
तो उसकी राइटिंग पसंद आएगी, अच्छी आएगी। और जो टीचर पसंद है, भले से सब्जेक्ट उसको पसंद नहीं है लेकिन टीचर और टीचिंग पसंद है तो भी वो राइटिंग बहुत अच्छी आती है। दैट मीन्स ब्रेन तुरंत काम करता है। तो मैम जैसे हमारी पहले ऑफ कैमरा में बात हुई थी, आपने चाइल्ड साइकोलॉजी को ग्राफोलॉजी के साथ कनेक्ट किया था, मुझे वो जानना है एक बार वापस। बिल्कुल यश, जैसे कोई भी स्टूडेंट हमारी एकेडमी में आता है या मेरे कोर्स के लिए एनरोल करता है, तब हम उसको अपना एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो बच्चा जो नाम लिखता है, अपना जो नेम की स्पेलिंग लिखता है, उसी से हमें पता चल जाता है कि बच्चा में डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है। इसके विषय में तो मुझे शायद डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो साइकोलॉजी के चैप्टर्स हो जाएंगे। तो जो चीजें आपको एक साइकोलॉजिस्ट को 8 से 10 साल की उम्र में पता चलता है, ग्राफोलॉजी से वो चीज आपको 5 से 6 साल की उम्र में भी पता चल सकता है। तो मैम इसको और डीपली अगर स्टडी करें तो चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है, तो जैसे बचपन में मैम वो इतना इमोशंस इतने क्लियर नहीं होते, जैसे कॉन्फिडेंस लेवल पहले नहीं होता, वरना चांसेस है कि आगे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो राइटिंग को अगर प्रॉपर्ली अगर हम सुधारे तो फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बिल्कुल हो सकता है। ब्रेन का एक पैटर्न होता है कि 22 आवर्स आपने अगर ब्रेन के एक काम को लगातार किया है तो वो आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन जाता है। तो उसी तरीके से आप वो काम को आगे भी करेंगे। तो जब आप राइटिंग को करते हो, लाइक मैंने अगर आपकी राइटिंग एनालिसिस किया और वो नेगेटिव ट्रेट्स देखे, उन नेगेटिव ट्रेट्स को अगर रिमूव करके मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ और आपने उसको रेगुलर 40-42 डेज तक किया, तो वो आपके ब्रेन में वो पैटर्न बन जाएंगे। और साथ साथ मेरे आपको काउंसलिंग की जो रहती है थेरेपीज वो भी रहेगी। तो जब वो ब्रेन के पैटर्न्स परफेक्ट हो जाएंगे और राइटिंग परफेक्ट आएगी तो नेगेटिव ट्रेट्स अपने आप रिमूव हो जाते हैं और पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। बहुत बढ़िया मैम। तो फिलहाल जैसे आपने जितना बोला, मुझे ऐसा लगता है सिग्नेचर और राइटिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है तो आपके हिसाब से लोग आपके यहाँ पे एनरोल इतना ज्यादा करते हैं, मतलब इतना महत्वपूर्ण देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं महत्व दिया जाता है हैंडराइटिंग को। लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें स्कूल्स में जाके अप्रोच करना, राइटिंग के लिए बताना, और उसके बाद में भी बहुत कम एनरोलमेंट आते हैं। लेकिन जब एक बच्चे में डिफरेंस दिखता है ना, तब फिर बाद में माउथ पब्लिसिटी से ही हमारे पास में एनरोलमेंट होते हैं। आजकल यश कैसे हो रहा है कि आज की बच्ची जो हैं, जो अभी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, वो बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, उनमें एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। अब पेरेंट्स को ही पता ही नहीं होता कि उनके एनर्जी लेवल को कैसे यूज करना है, मैनेज कैसे मैनेज कर रहे हैं, एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें। और जब वो पॉजिटिव वे से चैनलाइज नहीं होती है एनर्जी, तो बच्चों को तो अपनी एनर्जी को निकालना है तो नेगेटिव वे से निकालते हैं। तो वैसे बच्चे एक्स्ट्रा हाइपर होते हैं तो गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, गुस्सा करना, करके बर्तन तोड़ना, धीरे धीरे फिर वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। उसी एनर्जी को अगर हमने पॉजिटिव वे से चैनलाइज कर दिया तो ऐसे बच्चे आगे जाकर आइंस्टाइन बन सकते हैं। मैम चाइल्ड कौन से एज में ये एनर्जी रिलीज होती है ज्यादा? देखिए, एनर्जी तो आपके जिस समय बॉर्न होते हैं उसी समय से शुरू हो जाता है। बोलते हैं ना कि जब तक 6 महीने का बच्चा होता है, जितना ज्यादा सो रहा है दैट मीन्स वो अपनी एनर्जी को सेव कर रहा है। 6 महीने तक बच्चे ने शांति से नींद ली है ना, उसके बाद वो बच्चा सोता ही नहीं, इतना एक्टिव हो जाता है। और 6-7 साल की उम्र में अगर एनर्जी को पहचान लिया जाए तो उनकी लाइफ के ग्राफ को अपवर्ड्स ले जाया जा सकता है या डाउनवर्ड्स ले जाया जा सकता है। अगर पेरेंट्स को नहीं आता तो आपके इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाया जाता है बेसिकली? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास ऐसा भी होता है कि कई बार पेरेंट्स हैंडराइटिंग की इंक्वायरी करने आते हैं। जब उनसे मेरी बातचीत होती है, बच्चे को हैंडराइटिंग क्लास में डाल देते हैं,
5th या 6th सेशन में आके बोलते हैं कि मैडम हमको भी हैंड राइटिंग क्लास करना है। अच्छा, पेरेंट्स भी बोलते हैं? बिल्कुल, जिसमें डॉक्टर्स सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा, उनकी क्योंकि handwriting- डॉक्टर्स को पता चल जाता है तुरंत कि हम्म, उनके 5 सेशंस में बच्चे में क्या चेंज आया। बाकी लोग उतना बारीकी से बच्चे को समझ नहीं पाते, तो डॉक्टर्स तो बहुत ज्यादा ये राइटिंग कोर्स करते हैं। बहुत बढ़िया मैम, एक्चुअली सबको करना चाहिए। मेरे प्लेटफॉर्म से भी ये बोलना चाहता हूँ कि गाइस ये करना चाहिए, बहुत पर्सनालिटी अगर डेवलपमेंट करनी हो तो ये करना चाहिए। मैम साइकोलॉजी की बात करें, मैं खुद एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, बट वो इतना क्लियरली हुआ नहीं। बट जैसे ग्राफोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक ही है एक टाइप से देखा जाए तो, बट यहाँ पे आप हैंड राइटिंग से सिग्नेचर से पहचानते हो, और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट में शायद से बिहेवियर्स देखते हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्जर्वेशन से फोकस बढ़ता है ये। तो आपका तो फोकस एक लेवल रहेगा क्योंकि आपका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ये अगर फोकस भी बढ़ाना है, ग्राफोलॉजिस्ट आई गेस एक अच्छा माध्यम हो सकता है। बिल्कुल अच्छा माध्यम हो सकता है यश, लेकिन जैसे आपने एक शब्द यूज किया स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, दैट मीन्स पहले जब हमारे यहाँ पर हमारे भारत देश में इतनी लिटरेसी नहीं थी, और ज्यादातर लोग खेतों में काम करते थे, अनाज पैदा करते थे, और वैसी उनकी जिंदगी चल रही थी। तो एक लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे जो प्रबुद्ध लोग होते थे, वो सिखाने के लिए हर एक छोटी बड़ी बात को धर्म के नाम से जोड़कर सिखाते थे, ताकि उनकी लाइफ और अच्छी हो सके और आगे हम बढ़ सके। तो उसको आज की समय में स्पिरिचुअल साइकोलॉजी को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है, जैसे आप जैसी यूथ को ये लगता है धर्म तो एक पाखंड है, क्योंकि उनको उस चीज का नॉलेज नहीं होता, और वो ये शब्द बोलने वालों को कुछ भी नहीं पता है ना। वो अगर वो ये शब्द जो यूज करते हैं, जो बोलते हैं धर्म तो एक पाखंड है, वो अपने आप को भी कभी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो हमेशा मरने मारने पर ही उतारू, वायलेंस पे ज्यादा फोकस रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले जो व्यक्ति अपने आप को नहीं डिसिप्लिन में रख पा रहा है, या उसमें खुद में कोई संस्कार नहीं है, तो वो दूसरों को क्या संस्कार देगा। अभी देखना ये है कि उसका ये विचार कहाँ से आए, क्या उसका ये वंशानुगत है, क्या उसके परिवार में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज चली आ रही है, या फिर उसके परिवार में किसी व्यक्ति से उसने ये देख लिया। तो सबसे पहले इसी में ही देखना चाहूंगी कि पेरेंटिंग कैसी होती है। साइकोलॉजी में वही देखा जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बहुत ही धर्म वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, और बच्चा बिल्कुल विरुद्ध चला जाता है। तो कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में इंसिडेंट्स हुए हुए रहते हैं कि मेरे माँ बाप ने इतना धर्म, इतना भगवान को माना, बट मेरे घर में ये प्रॉब्लम क्यों आई। तो वो एक बालपन में, एक चाइल्डहुड में जो बात दिमाग में बैठ जाती है, तो वो धर्म से विमुख हो जाते हैं। तो अगर वैसे कुछ होता है तो हम वैसे लोग अपनी लाइफ में सक्सेस भी नहीं होते, तो उनको सक्सेस लाने के लिए ग्राफोलॉजी सब सिखाना पड़ता है। मैम साइकोलॉजी की अगर बात है, साइकोलॉजी सिंपली क्या होता है, माइंड और ब्रेन कैसे फंक्शन होता है, और उसका बिहेवियर बहुत ऑब्जर्व करके फोकस से जाना जाता है कि हाँ अभी शायद से ये पर्सन ये मेंटेलिटी पे है। तो ग्राफोलॉजी भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफोलॉजी भी कॉग्निटिव ब्रेन रिलेटेड ही है, क्योंकि आपके ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन में आप जो भी कुछ सीखते हो स्टोर होता है, और लेफ्ट ब्रेन उसको एग्जीक्यूट करता है। लाइक आपने साइंस, मैथ्स, ईवीएस सारे सब्जेक्ट अपनी स्कूल में पढ़ते हो, सारे सब्जेक्ट लर्न है, लेकिन जब आप मैथ्स का पेपर देने जाते हो तो खाली वही बाहर आता है दिमाग से। तो वही एक दोनों ब्रेन का काम वही होता है कि आपको सही तरीके से कमांड करे। तो मैम अगर मैं पूछूं कि अगर मेरे माइंड में अभी क्या चल रहा है, बता सकते हो मेरी राइटिंग से या सिग्नेचर से? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अभी फिलहाल किसी भी समय अगर आप जो राइटिंग लिखते हो, उस समय आपका मूड कैसा था वो राइटिंग से पता चल सकता है। अच्छा, तो मैम 1-2 ट्राई करेंगे हम। एक मेरे पूरे यहाँ पे ग्रुप है उसका भी, और एक मेरा भी, ठीक है?
जरूर जरूर। यश, आपने यश दोषी। DOC। हाँ, हम्म आपके सिग्नेचर से तो मैं बहुत सारी बातें बता सकती हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने पेन होल्ड किया था, वो भी पोस्चर रॉन्ग होता है। अच्छा। पेन होल्डिंग, पेन या पेंसिल जब आप होल्ड करते हैं तो वो पोस्चर भी परफेक्ट होना चाहिए। आई गेस ऐसा। बिल्कुल। आपका ये जो इंडेक्स फिंगर और थंब होता है, इसके बीच में पेन को होल्ड करना चाहिए। अच्छा। और जो बाकी की फिंगर्स होती है उसको ऐसे सपोर्ट देना चाहिए। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मैंने आपको पता कि ग्राफोलॉजी साइंस है, कोई कहानियां नहीं है। जब आप इस तरीके से पेन होल्ड करते हो तो आपके ये दो माउंटेन्स प्रेस होते हैं, और ये माउंटेन्स प्रेस होना यानी ये मुद्रा कौन सी हुई? ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा। तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। अच्छा। मतलब आपके पेन पकड़ने के तरीके से पता चला कि आपके कंसंट्रेशन वीक है। मैं सही हूँ कि गलत हूँ? बराबर है। ठीक है। नहीं, वो कंसंट्रेशन एक्चुअली आता है, बट थोड़ा सा ना पता चल जाए कि हाँ अभी यहाँ पे कंसंट्रेट करना ही है, और थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ हिल रहा है, बट फिर एंडिंग में क्रिएट हो जाता है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। आपको आपके लेटर्स बता रहे हैं कि आप एनर्जेटिक हैं, डिसीजन मेकर हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस बहुत जल्दबाजी में लेते हो जिससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत। आप सीक्रेट्स अच्छे रख पाते हो, लेकिन जैसे एक वकील का एक जो होता है ना स्वभाव, उस तरीके वाले स्वभाव के बंदे हो आप। मेरे घर पे भी यही बोलते हैं मैम। क्योंकि आप है ना झूठ भी उतने खूबसूरत बोल लेते हो। अच्छा, पहले बोलता था जब तक स्पिरिचुअल में नहीं था। नहीं, ये एक अच्छी क्वालिटी है। मैंने बोला क्या, वकील के तरीके से झूठ अगर चीट करने वाले भी बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको एक अच्छी उपमा दी है। आप बहुत क्लियर बोलते हो, क्या डायरेक्ट? सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है मैम, कि अगर ऐसा लगता है कि अगर सामने वाले को कड़वी बात बोलनी है तो उसको पहले शहद में डाल के फिर आराम से देना पड़ता है। आप बहुत डायरेक्ट बोलते हो, समय वेस्ट नहीं करते हो। एक आपकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप है ना कोई भी काम में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। मल्टीटास्किंग है, वो तो अभी भी चल रहा है। टीम वर्क करना पसंद है बहुत ज्यादा मुझे लगता है टीम वर्क है ना मैम बेस्ट है। यस। आपको अगर घंटों काम करना पड़े तो आप एकदम बिना रुके काम कर सकते हो। कर लूंगा इतना, मतलब ये स्टार्टअप से मुझे पता चल गया कि हाँ ये कर सकता हूँ। तो मतलब मैंने आपकी हैंडराइटिंग सही एनालाइज की है? बहुत हद तक नहीं, मैं बोलता कर ही लिया है सर। गुड मैम, तो अभी मैं एक सिग्नेचर मेरे ग्रुप में से भी किसी का कराऊंगा, और आपको उसके बारे में थोड़ा बोलना है। मेरी बाजू में ये तो आपको पता चल ही जाएगा क्लियरली। ध्रुमिल बोलना। ये मेरा बचपन का पहला दोस्त है लाइफ का, और इसीलिए भाई का पहले। ध्रुमिल कानानी। हाँ। वाह। ध्रुमिल की सबसे बड़ी खासियत है ये रिश्ते बहुत अच्छे से निभाता है। इसने आपको छोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन ध्रुमिल ने कभी छोड़ा नहीं है। ध्रुमिल डिसीजन लेने में बहुत टाइम स्पेंड करता है। ध्रुमिल को म्यूजिक बहुत पसंद है। ध्रुमिल बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत, बट अटेंशन सीकर भी है। राइट? अगर इनकी मेहनत का कोई इनकी तारीफ ना करे तो इनको गुस्सा आता है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ध्रुमिल लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए ही पैदा हुए हैं लगता है। यानी दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए कुछ नहीं। मेरे ख्याल से यश, मैंने ये सारी बातें सही बताई है। परफेक्ट। मैं बचपन से जानता हूँ, मुझे मालूम है ये राइट है। अब आपने देखा कि राइटिंग से या सिर्फ सिग्नेचर से इतनी सारी बातें बता सकते हैं। सिग्नेचर से और भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। सिग्नेचर का मतलब क्या होता है? अच्छा।
योर होल आइडेंटिफिकेशन। तो उसमें सिग्नेचर आपने कैसे किया है, फॉन्ट साइज क्या है, एंगल्स क्या है, सब कुछ से अलग अलग चीजें पता चलती है। सिग्नेचर हमेशा क्लियर लेटर्स होने चाहिए, नाम और सरनेम पूरा होना चाहिए। आपका नाम यानी YASH, अभी Y जो है वो है आप, अपने आप, आपका योर सेल्फ। ASH जो है वो है आपकी एक्टिविटीज कि आप क्या करते हो। एंड आपकी जो सरनेम है वो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको भी ऐसे ही 3-4 जितनी सरनेम में उसका इनिशियल, लेटर्स, एंड, उनको अलग अलग चीजों में डिवाइड किया जाता है जब हम एनालिसिस करते हैं। तो नाम अगर आपने पूरा लिखा है दैट मीन्स आप अपने आप को पोर्ट्रे बहुत अच्छा कर लेते हो। अभी अगर इसी नाम में अगर आपके जैसे वाई है, यश का वाई है, उसी में अगर कोई नेगेटिव ट्रेट आ जाता है तो वो लेटर का प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होगा। ठीक है। और अगर सिग्नेचर करते समय लास्ट के लेटर्स डाउनफॉल हो रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, दैट मीन्स पर्सन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। अच्छा। और वो बहुत लोनली फील करता है, यानी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर हैंडराइटिंग से ये पता चलता है, जैसे आपने मुझे पहले पूछा कि फ्यूचर में इसकी डिमांड क्या रहेगी या करियर क्या रहेगा, तो मैं वापस उसी क्वेश्चन पर आऊंगी, क्योंकि आज के समय इतना समय फास्ट भाग रहा है, लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है। आप लोग रात भर काम कर रहे हो, दिन भर आप सो रहे हो, खाना पीना खराब हो रहा है, तो आपका बॉडी का पूरा फंक्शन ही बदल रहा है, जिससे आपके शरीर में बीमारियां बहुत हो रही है और डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है। आजकल तो 8-10 साल के बच्चों में भी वो चीजें हो रही है। तो ये चीजें आपकी राइटिंग से तुरंत पता चलता है और आपको डिप्रेशन जैसी बीमारी होने से पहले आप बचा सकते हैं। वो स्ट्रेसफुल लाइफ कैसे क्रिएट होती है, मतलब अगर कोई पेरेंट्स भी है, अगर ये कोर्स अगर वो समझते हैं तो अपना बच्चा कैसे मेंटल स्टेट में है वो समझ सकते हैं। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है हैंड राइटिंग। अच्छा मैम, आपने मेरे दोस्त का सिग्नेचर और हैंड राइटिंग देखा, मैम कोई तो ऐसा ट्रिक्स रहेगा ना कि आप वो परफॉर्म करते हो, क्या आप बोलते हो हाँ एक्चुअली परफेक्ट था, बट वो परफेक्शन कहाँ से, एक्चुअली एक तो एक्सपीरियंस हो गया है, यही तो ग्राफोलॉजी है यश। अगर मेरे से कोई सीखना चाहे ग्राफोलॉजी तो मैं बहुत अच्छे से सिखाती हूँ, और एक एक लेटर आपकी पर्सनालिटी के अलग अलग ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट करता है। अभी जैसे आई की डॉट है, आई की डॉट को जनरली लोगों को पता ही नहीं होता क्या बोला जाता है, उसका भी एक नाम है। अच्छा। उसको टीटल बोला जाता है। अब ये टीटल आपके भी सरनेम में दोषी आई आया था लास्ट, और आपके दोस्त के भी सरनेम सरनेम में आई है, बट जो आई का तो कोई मतलब ही नहीं है उसके बॉडी का, उसका सिर्फ टीटल का ही काम है। 26 लेटर्स में स्मॉल लेटर्स जो 26 होते हैं उसमें से सबसे छोटी चीज होती है ये टीटल, और ये सबसे ज्यादा बोलने वाली होती है। अच्छा, कैसे मतलब? जैसे क्योंकि अगर सर्कल लगाया है दैट मीन्स पर्सन इज अटेंशन सीकर, और अगर हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, गुड हैंडराइटिंग है, प्रेजेंटेबल हैंडराइटिंग है, तो पर्सन का नेचर क्या, अटेंशन सीकर। जैसे मैंने ध्रुवील के लिए बताया आपको कि उसकी तारीफ ना करे तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही मैंने बताया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग गाय है। ठीक है, बहुत। यही अगर इसकी राइटिंग या इसका सिग्नेचर इलिजिबल होता, अनरीडेबल होता, तो अटेंशन सीकर, और अगर आई पे वही सर्कल होता तो वो अटेंशन सीकर तो होता ही, लेकिन इस बच्चे के जैसे नहीं, बल्कि लाउडली बोलना, गाली गलौज करना, गलत तरीकों से अटेंशन सीख करना, लड़ाई झगड़ा करना। अब देखा आपने कीटल ने कितनी बड़ी बात बोल दी। परफेक्ट मैम।
इतना सब कन्वर्सेशन होने के बाद एक चीज पूछता हूँ लास्ट में कि आपकी पूरी लाइफ को अगर हम निचोड़ के रख दे तो ऐसी क्या टीचिंग्स है आपने लाइफ से सीखी है और आप यूथ को भी बोलना चाहते हो ये प्लेटफॉर्म से कि यार ये ना करना चाहिए? यश, मेरे पास ये बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं कि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एक इंजीनियर आए थे अपने बच्चे को लेके, 12 साल का बच्चा था। हैंडराइटिंग के लिए लाना मतलब उनको एक साइकोलॉजिस्ट ने रेफर किया था कि आप संजू मैम के पास ले जाइए और इस बच्चे को हैंडराइट वो संजू मैम से आप काउंसलिंग कराइए, जो वो सजेस्ट करती हैं वो आप कराना। मैंने बच्चे की नोटबुक देखी और मेरे को लगा कि मुझे इसको, स्लो लर्नर बच्चा था लेकिन वो ठीक है, अब उसके लिए तो हमारे दूसरी थेरेपीज होती है जो हमारे थेरेपिस्ट देंगे, बट मुझे इसकी हैंडराइटिंग से बहुत सारे चेंजेस लाने हैं। तो मैंने फॉर्म फिलअप के लिए उसको दिया। मेरे सामने मुझे फॉर्म फिलअप करवाना था, उसका नेम लिखवाना था एंड रेसिडेंशियल एड्रेस लिखवाना था। तो मुझे रेसिडेंशियल एड्रेस से ही पता चल जाता है कि उसकी पेरेंटिंग कैसी है। ठीक है, तो उसके फादर ने बताया कि मैम ये कोई भी क्लास में 1 या 2 दिन जाता है, उसके बाद ये जाता ही नहीं है। ये मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाकी मेरे पास 80% पेरेंट्स ऐसे ही आते हैं जो बोलते हैं हमारे बच्चे ना 1-2 सेशन अटेंड करते हैं फिर आते ही नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने सेकेंड डे जब वो वापस टाइम पर आया और क्लास करने बैठा, फिर उसके फादर लेने आए तो बच्चा जाने के लिए रेडी नहीं होता है क्योंकि बोलता है रुको डैडी मुझे 5 मिनट और दो। तो उसके फादर इतने सरप्राइज्ड थे कि ऐसा कैसे हो गया। राइटिंग में इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या लिखता है इसको खुद को ही नहीं पता चलता है, और आज ये बोल रहा है कि मुझे अटेंड करना है और टाइम दो। मैंने कहा सर कल और कुछ नया होगा, आप ऑब्जर्व करिएगा। नेक्स्ट डे बच्चे की 5 PM की क्लास थी। 4 o'clock बच्चा रेडी होके अपने फादर को बोलता है पापा मुझे मुखी आओ ना, क्योंकि टीचर तो वहां होगी, मुझे गुजराती पूरी नहीं आती है तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। उसके पापा मम्मी दोनों सरप्राइज्ड, ये क्या हो गया। बच्चा 1 घंटे पहले तैयार होके बैठ गया कि मुझे जाना क्योंकि टीचर तो क्लास में होएगी। जब बच्चा आया क्लास में, मेरी टीम मेंबर उसको राइटिंग ले रही थी और मैंने पेरेंट्स से पूछा कि क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया। बोले मैडम 4 बजे से बच्चा रेडी बैठा है, ये हमारे लिए 8वां अजूबा हो गया, ये क्यों हुआ। तब मैंने उन्हें बताया कि ये कोई अजूबा नहीं है, ये हमारी टेक्निक्स है। आप अगर बच्चे को गलती पर डांटोगे, गुस्सा करोगे, तो बच्चे को क्या सिखा रहे हो, वापस डांटना और गुस्सा करना। आपने उसकी राइटिंग गंदी है ये शब्द बोला, 3 दिन से आप मेरे पास आ रहे हो, कभी आपने सुना कि मैं बोलती हूँ कि बच्चे की राइटिंग गंदी है। राइटिंग कभी गंदी नहीं होती। राइटिंग गंदी होना यानी करेक्टर गंदा होना। मेरी ग्राफोलॉजी की लैंग्वेज ये बोलती है कि राइटिंग नहीं गंदी होती है, कैरेक्टर गंदा है तब वो राइटिंग गंदी आएगी। राइटिंग हैजी है, आपने कभी इसको सिखाने की कोशिश की नहीं की। अब इसका इंटरेस्ट लेवल वहीं खत्म हो गया। जब स्कूल जाता है टीचर्स इसको डांट देते हैं, इम्प्रूव योर राइटिंग का नोट और रिमार्क तो दे देते हैं, हाउ टू इम्प्रूव ये कोई नहीं सिखाता। आपने 1 दर्जन बुक्स लाके रख दी, कभी आपने उसको कैसे फॉन्ट क्रिएट करना है ये बताया। लोग व्हाट टू राइट में ज्यादा फोकस करते हैं, हाउ टू राइट में ज्यादा फोकस बिल्कुल नहीं करते हैं। और फर्स्ट डे जब आपके बच्चे ने क्लास अटेंड किया, उसको सिर्फ 6 लेटर्स सिखाए गए थे। 6 लेटर्स में मेरी राइटिंग बुक्स जो है उसमें सबसे फर्स्ट लेटर होता है सी। उसके पीछे भी एक रीजन होता है। मैंने सी लेटर क्यों चूज किया होगा, इसके पीछे पूरी ग्राफोलॉजी और साइकोलॉजी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो डाला है। लेटर सी लिखना यानी जब आप बच्चे को पेंसिल या चॉक पकड़ाते हो तो वो क्या करता है, राउंड शेप्स बनाएगा, स्क्रिबलिंग, क्योंकि उसका ब्रेन कमांड ही वही कर रहा है कि राउंड करना है। ठीक है,
तो मैंने ओ नहीं लिया, मैंने सी लिया। सी से रिलेटेड मोर 5 अल्फाबेट्स होते हैं, DOGQA। हाँ, टोटल लेटर्स हो गए 6 + 5 लेटर्स, यानी अल्फाबेट्स 26 अल्फाबेट्स होते हैं स्मॉल राइटिंग के। उसमें से अगर आपने 6 लेटर्स इंप्रूव किए तो आपने 23% हैंड राइटिंग इंप्रूव कर ली। मैंने बच्चे में वो कॉन्फिडेंस डाला कि बच्चा तूने फर्स्ट डे 26% हैंड राइटिंग इंप्रूव की है, तो हैंड राइटिंग तो 5 दिन में इंप्रूव हो जाएगी। रिमेनिंग जो डेज है वो तो हम प्रैक्टिस करेंगे और स्पीड करेंगे। तो बच्चे का माइंड जो है ना वो रिलैक्स हो गया। नहीं, सिर्फ 6 लेटर्स लिखे मैंने, वो भी 4 टाइम्स, और 23% हैंड राइटिंग इंप्रूव हुई है। मतलब ये कितना इजी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी खासियत, जिस चीज के लिए बच्चे को रिमार्क मिलता है या डांट मिलती है, कभी कभी मार भी मिलती है पेरेंट्स से, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। उसकी हेजी हैंड राइटिंग देख के भी मैंने बोला वाओ, कितना शार्प थिंकर बच्चा है, इसको मैकेनिज्म पसंद है। क्या ये अपने टूटे हुए खिलौनों का क्या करता है? बच्चे ने तुरंत बोला मैं नए बनाता हूँ, मैं रिपेयरिंग करना पसंद करता हूँ। मतलब वो आज ही उसमें इंजीनियर है वो। तब तक तो मैंने उसके फादर का क्वालिफिकेशन पूछा ही नहीं था क्योंकि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन उसके बच्चे ने मेरी जो एनालिसिस के वर्ड्स थे ना, वो उसके ब्रेन ने ग्रैस्प किए और उसने देखा अरे वाह, मैम ने तो मेरी सारी चीजें बता दी। प्लस इनको कोई क्लास में 1 घंटे के दौरान कोई नेगेटिव कमेंट नहीं। और मैंने 6 लेटर्स लिखे, 23% मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो गई। मैम ये कमेंट्स जो होते हैं नेगेटिव कमेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चाइल्ड मतलब बच्चों में तो ज्यादा ही कुछ वो इफेक्ट ला के रख देता है। तो चाइल्ड में ही नहीं, मेरी और मेरे से बड़ी उम्र के भी लोगों में जिसमें ज्यादा ईगो है वैसे होता है। आपने एक शब्द यूज किया, ईगो। हाँ। और आपकी राइटिंग का एक लेटर ही बता देता कि आप कितने इगोइस्टिक पर्सन हैं। वो लेटर कौन सा जानना चाहोगे? यस मैम, श्योर। लेटर टी, स्मॉल टी। एक चीज आपने नोटिस की होगी यश कि मैं है ना सिर्फ स्मॉल लेटर्स की बात कर रही हूँ। मैंने कैपिटल लेटर्स को अभी तक आपकी राइटिंग के अलावा मैंने कैपिटल लेटर्स के विषय में बिल्कुल भी नहीं बोला है। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि आप अगर जब पेज लिखते हो, एक राइटिंग से एक पेज लिखते हो, तो कैपिटल लेटर्स कितनी बार लिखते हो? बहुत कम। बहुत कम। स्टार्टिंग पॉइंट के स्टार्टिंग में। हाँ। यस। और स्मॉल लेटर्स सब वही होता है, फिर वही होता है ना। हाँ। ठीक वैसे ही स्मॉल लेटर्स जो है वो आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनालिटी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और कैपिटल लेटर्स उतने ही कम करते हैं। तो मैं इसीलिए स्मॉल लेटर्स पे ज्यादा मेहनत करना पसंद करती हूँ। हाँ। तो मैम वो बिगेस्ट टीचिंग जो है आपकी, 1 वर्ड में अगर आप बोले तो क्या होगी? 1 वर्ड में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। मैंने आज तक 40,000 बच्चों को सिखाया है। इसको 1 लाख पर पहुंचाना है अगले 6-8 महीनों में। ये मेरा टारगेट है। और ज्यादा से ज्यादा फीमेल को मैं इंडिपेंडेंट कर सकूं, ये मेरा मन का विचार है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया आपका यहाँ पे एज ए पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। आप वैसे भी आज के दिन पे आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा भी ये था, स्ट्रेसफुल था, बट आपने यहाँ पे आके इतना टाइम दिया, वही बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू यश, जो आपने मुझे मौका दिया यहाँ आकर इस विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि ये टोटली नया सब्जेक्ट है। और मैं आपके थ्रू यूथ से चाहूंगी कि मेरा इंस्टा पेज, FB पेज है एकांशा राइटिंग कर्व्स के नाम से, उसको जरूर फॉलो करो। तो आपको उसमें राइटिंग रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। श्योर मैम, हम भी फॉलो करेंगे। थैंक यू यश। थैंक यू सो मच मैम।